अच्छा, कल की क्लास में हमने 250 कर लिया था, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 251 नेक्स्ट एमसीक्यू। अ बिजनेस ऑपरेट्स अ जॉब कोस्टिंग सिस्टम एंड प्राइसेस इट्स जॉब बाय एडिंग 20% टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब। यानी वो कह रहा है कि प्राइस उसकी इस तरह निकलती है कि वो कॉस्ट में 20% प्रॉफिट ऐड करता है। प्रॉफिट मार्कअप है क्योंकि कॉस्ट में ऐड कर रहा है, 20% ऑफ कॉस्ट है, तो वो प्रॉफिट मार्कअप की बात कर रहा है 20%। The prime cost of job is 6840 and it has used 156 labor hours. The fixed production overhead absorbed on the direct labor hours. The budget of OAR was based upon the budgeted fixed overhead of 300,000 and total direct labor hours are of 60,000। आपने बताना है कि क्या कितने में हमने बेचा। सबसे पहले उसने हमें प्राइम कॉस्ट दी है 6840 की, वो हम लिख लेते हैं 6840। उसके बाद प्राइम कोस्ट के बाद उसने बताया हमें कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो हमारे लेबर आर्ट्स पे बेस कर रहे हैं, लेबर आर्ट्स पे बेस कर रहे हैं। और जो कि एक्चुअली क्या है, उसने बताया कि बजट फिक्स ओवरहेड, उसने ओ ए आर अभी निकालने के लिए हमें डाटा दिया है कि पहले हम ओ ए आर निकालेंगे, फिर हम बताएंगे कि पर लेबर आर के मुताबिक जो भी कैलकुलेशन होगी। उसने बोला कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आर्स है, और बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं, 300,000। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में उसने बताया कि 3 लाख हमने लगाए हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, जो कि बेस कर रहे हैं ऑन 60,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। 60,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, इससे हम निकालेंगे पहले ओ ए आर। तो ओ ए आर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, $5 पर डायरेक्ट लेबर आवर। $5 पर आवर आएगा क्योंकि 1 घंटे के बदले इतने ओवरहेड लग रहे हैं। और हमारे इस जॉब के ऊपर लगे हैं टोटल 156 लेबर आवर्स। 156 लेबर आवर्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो $5 पर आवर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 156 आवर से, ताकि हमारे पास पूरे जॉब की फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाए। तो जरा मल्टीप्लाई करके बताओ, 5 × 156 करो। 780। 780 सर। 780 आ रहा है, तो 780 मैंने यहाँ पे लिख दिया फिक्स फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। तो इसमें मैं ऐड करूंगा टोटल करके, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। टोटल कुछ 760। 20। 7620, इसमें 20% प्रॉफिट ऐड कर दो कॉस्ट का। आसान और ये करता हूँ। अच्छा, सो कंटिन्यू करें हम। अच्छा, 7620 हमारे पास टोटल कॉस्ट थी, और 20% उसमें प्रॉफिट ऐड होगा। 7620 का 20% आ रहा है 1524, और इसमें आप ऐड कर दो 7620, तो 9144 की सेलिंग प्राइस पे आप ये चीज़ बेचोगे। सी आंसर होगा। मुझे बताओ, क्लियर है सबका। और 20% ऑफ कॉस्ट इसलिए लिए क्योंकि पहली लाइन पे उसने ये बोला था कि जो कंपनी है वो प्राइस करती है इट्स जॉब बाय एडिंग 20% टू द टोटल कॉस्ट। तो उसने बता दी कि टोटल कॉस्ट का 20% इसमें ऐड होता है। क्लियर है यहाँ तक सबको, जरा कंफर्म कर दो एक मरतबा। कंफर्म कर दो एक मरतबा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, X uses process costing. In process 3, the normal loss is 4% of total input. Last period, the input for the process 2 was 8,500 kgs and additional material of 4250 kgs were added to process 3. Actual output to finished good was 12,700 kg। आपने बताना है abnormal gain और loss, abnormal gain और loss बताना है। जरा कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आएगा, क्या लगता है आप लोगों को।
आपने कहा था कि एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे वाले प्रोसेस का इनपुट होता है, जी जी। तो यहाँ पे तो दिया लास्ट पीरियड इनपुट ऑफ प्रोसेस 2 वाज दिस। हम्म। इसका आउटपुट बताएंगे तो मैं प्रोसेस 3 के इनपुट में नहीं नहीं, डालूंगी यहाँ ना। पे इतना मतलब मेरा मकसद वहाँ पे जो मैंने बात बताई थी वो तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था कि जो चीज़ बन के निकलेगी वो उससे अगले के लिए, यहाँ पे इसको एज इनपुट कंसीडर करना है क्योंकि टोटल इनपुट कंसीडर करेंगे ना, यानी हम देखेंगे हम यहाँ पे फॉर्मूला वाइज चल रहे हैं कि इनपुट इज इक्वल टू फिनिश गुड्स प्लस नॉर्मल लॉस, राइट। अब वो कह रहा है पिछले प्रोसेस में हमारा 8500 kg लगा, इस प्रोसेस में हमारा 4250 kg लगा, तो इन दोनों को ऐड करके ये इनपुट टोटल प्रोसेस के अंदर हुआ है, ठीक है, इस लिहाज से बताना है। ओके। तो मैं करवा रहा हूँ, मैं करवाता हूँ ये। देखो सबसे पहले वो कह रहा है कि जो नॉर्मल लॉस है दैट इज 4% ऑफ इनपुट, जो भी इनपुट होगा उसका 4% है। लास्ट पीरियड जो इनपुट था वो 8500 था और इस पीरियड का 4250, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 8500 प्लस 4250, ये हमारा आ रहा है 12750, यानी हमारे पूरे प्रोसेस में प्रोसेस 2 3 में जो इनपुट हुआ है वो 12750 का हुआ है, जिसका 4% नॉर्मल लॉस है, तो इसका 4% ले लेते हैं 0.04, यह जगह 510 इसका नॉर्मल लॉस है, ठीक है, इनपुट का। अच्छा, अब फिनिश गुड्स भी उसने मैं बता दिया, वो कह रहा है एक्चुअल आउटपुट ऑफ द फिनिश गुड्स वाज 12700 kg, वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं 12700 kg। अब 12700 को में 12700 में अगर हम 510 ऐड करते हैं, 12700 में अगर हम 510 ऐड करते हैं तो ये आता है 13210, यानी इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो ये आएगा 13210। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप 12750 लगाओ और आपके जो यूनिट्स, मतलब जो यूनिट्स और नॉर्मल लॉस जो है वो टोटल 127513210 हो जाए। तो इस केस में आपको ये फिनिश गुड्स और नॉर्मल लॉस में कुछ ऐड करना होगा या माइनस करना होगा, यहाँ पे बताओ। आगे कुछ ऐड करना है या माइनस करना है, बताओ। तो माइनस करना है, माइनस करेंगे, 460 गेट्स हैं। बिल्कुल माइनस करेंगे। जब अगर माइनस करना है, क्योंकि माइनस क्यों करना है, क्योंकि 13210 से 12750 पे जाने के लिए हमें माइनस ही करना पड़ेगा। और अगर माइनस करते हैं तो हमारा एबनॉर्मल गेन होता है या लॉस होता है, अगर फॉर्मूला में यहाँ तो माइनस। फिलहाल गेन 460 का और फिलहाल गेन है माइनस 4, करेंगे। माइनस करेंगे, माइनस करते हैं तो एबनॉर्मल गेन होता है, एबनॉर्मल गेन होता है। अगर माइनस, अगर यहाँ पे कुछ इस तरह सिचुएशन आ जाती कि ये वैल्यू हमारी 12750 यानी इनपुट से कम होती तो हम मजीद ऐड करते, वो लॉस था, क्योंकि वो लॉस की वजह से वो बाकी गैप था, लेकिन यहाँ पे हमारा आउटपुट ज्यादा बन गया, यानी नॉर्मल लॉस ऑफ यूज हमारा इनपुट से भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा नॉर्मल गेन कुछ ना कुछ गेन हुआ है, और वो गेन कितना हुआ है 460 का, जो हमारा आंसर है, यहाँ पे ए आंसर है। ये क्लियर हुआ पॉइंट? क्लियर है ये फॉर्मूला सबको, जरा कंफर्म कर दो। ठीक है, इससे आगे, अ केमिकल प्रोसेस हैज अ नॉर्मल वेस्टेज ऑफ 10% ऑफ इनपुट, नॉर्मल लॉस दिया हुआ है। इन द पीरियड 2500 kgs ऑफ मटेरियल वर इनपुट एंड देयर वाज एबनॉर्मल लॉस ऑफ 7500 kg। वो कह रहा है कि व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोडक्शन का मतलब फिनिश गुड्स की बात कर रहा है, ये सेम उसी तरह होना है कि इनपुट इज इक्वल टू फिनिश गुड्स प्लस नॉर्मल लॉस, और इसमें नॉर्मल लॉस, ये एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है माइनस होता है फॉर्मूला में, बताओ। माइनस होता है। ऐड होता है एबनॉर्मल लॉस, ये मैंने सामने लिखा है फॉर्मूला, ऐड होता है ऊपर गेन, ये समझाया गेन माइनस होता है, ये ऐड होता है, सामने लिखा हुआ मैंने। तो हाँ तो ऐड होता है, हर लॉस ऐड होता है, यही बोला था मैंने, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस ऐड होगा इस फॉर्मूला में, किसी किस्म का गेन, गेन एक ही हमने पढ़ा, एबनॉर्मल गेन वो माइनस होगा, लेकिन नॉर्मल लॉस भी और एबनॉर्मल लॉस इससे हमेशा ऐड होगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ सारी चीजें पुट कर देते हैं। 2500 उसने आपको इनपुट दिया, फिनिश गुड उसने हमने निकालने हैं, फिनिश गुड हमने कैलकुलेट करने हैं। नॉर्मल लॉस कह रहा है 10% ऑफ इनपुट, 10% ऑफ इनपुट 250 आ रहा है, क्योंकि उसने इनपुट बोला, इनपुट दिया हुआ है। अब नॉर्मल लॉस उसने 75 दिया, तो ये वैल्यूज 250 और 75 यानी 325 बन रही है। दूसरी साइड पे ले जाओ तो 2500 माइनस 250 माइनस 75, ये आ जाएगा 2175,
के जी, 2175 kg आ जाएगा। आंसर क्या होगा? ए। कैलकुलेटर के जरिए देख लो। क्लियर है तो बता देना जरा। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये सर। ये जो रहा है आपको क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट। A company operates job costing system. Job number 605 requires 300 of direct material, 400 of direct labor. Direct labor is paid at the rate of 8 per hour. Production overhead is absorbed at the rate of 26 per direct labor hour, and non-production are absorbed at 120% of prime cost. What is the total cost? इसमें total cost बतानी है। Simple, सीधा सीधा उसने direct material दिया of 300, direct labor दी of 400, उसका रेट बता दी कि हम लेबर को 8 पर आवर के हिसाब से दे रहे हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में बताया कि 26 पर डायरेक्ट लेबर आवर, यानी 26 को हमने लेबर आवर से मल्टीप्लाई करना है। अब लेबर आवर तो हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन डायरेक्ट लेबर कोस्ट को अगर हम रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा घंटे कि 400 रुपये हमने उसको दिए और 1 घंटे का हम उसको 8 रुपये दे रहे हैं। तो हमने कितने कितने घंटे लेबर ने काम किया होगा? 50 घंटे लेबर ने काम किया होगा, तभी तो 50 घंटे, 1 घंटे का 8 रुपये, तो 400 रुपये हमने उसको टोटल दिए होंगे। कहाँ से आई वैल्यूज? 400 ये है, 8 रुपये, $8 पर आवर ये है। अच्छा, 50 घंटे जो है वो लेबर ने काम किया और पर हर घंटे के बदले 26 रुपये की ओवरहेड लगे, तो 26 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ रहा है? 26 को 50 से मल्टीप्लाई करके 1300। 1300 आंसर आ रहा है, जरा देख लो, कंफर्म कर दो। अच्छा, अब प्रोडक्शन ओवरहेड भी ऐड हो गए, और इसमें आगे क्या है? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, वो भी ऐड कर दो क्योंकि टोटल कॉस्ट बतानी है। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड कह रहा है 120% ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट क्या है? 300 और 400 मिला के 700। इस 700 का आप ले लो 120%, ये आ जाएगा 700 का 120%, 840। 700 जो प्राइम कॉस्ट है उसका 20%, 1.2, 1.2 मतलब 20% मैंने ऐड किया उसमें, तो ये आ जाएगा 840 नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। इन सबको ऐड करके टोटल करके बताओ क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है जरा बताओ टोटल करके? 2840। इसमें सिंपल हमने सीधा सीधा ऐड किया। मैं बस एक जगह ट्रिक था, वो प्रोडक्शन ओवरहेड को उन्होंने लेबर आवर्स की बेस पे दिया हुआ था और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड को प्राइम कॉस्ट की बेस पे। तो जिसकी बेस पे दिया हो ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से वैल्यू लगा लेना। होते बहुत सिंपल है, लेकिन बस वो ज़्यादा आसान चीज़ भी जो है ना कभी कभार वो कर देती है, मसला कर देती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ज़रा कंफर्म कर दो। यस सर। ठीक। इसके बाद द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू प्रोडक्ट जे एंड सी प्रोड्यूस फ्रॉम जॉइंट प्रोसेस। क्वांटिटी प्रोड्यूस बताई हुई है, सेल्स प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यानी कि जैसे ही प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद प्रोडक्ट्स निकले उसके मुताबिक सेल्स प्राइस बताई हुई है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बताई हुई है कि अगर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तो उसकी कॉस्ट इतनी लगेगी, और सेल्स प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बताई हुई है जे और सी की। कॉमन कॉस्ट जो है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे वो 375 है, विच आर अपोर्शन बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन वॉल्यूम्स। वट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? जरा ये पढ़ो, इसके स्टेटमेंट में बताओ जरा कि क्या आंसर हो सकता है, फिर मैं समझाता हूँ। पहले खुद पढ़ो, थोड़ा फोकस, थोड़ा ट्रिकी है इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले एक दफा देख लो खुद से। तो सी आंसर है। सी आंसर है मेरा ख्याल है, सी आंसर ही है। मैं करवाता हूँ।
अच्छा, तो उसने हमें दो प्रोडक्ट्स दिए हैं, उसकी केसेस वगैरह उसने दिए हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि वो हमारे पास दो केसेस हैं, जे है वो कह रहा है जे 50 रुपये kg है, 2.5 रुपये का बेच सकता है, अगर प्रोसेस फर्दर प्रोसेस होगा तो 4.2 का बेच सकता है। इसका मतलब अगर फर्दर प्रोसेस होता है तो मजीद उसको कितना फायदा होता है, 4.2 माइनस 2.5, मजीद उसको 4.2 - 2.5, 1.7 का फायदा है, यानी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना है जे का, 1.7, बट इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है, 1। इसका मतलब अच्छी बात है, मतलब अगर वो 1 रुपया लगा के ऊपर एक 1.7 कमा लेता है तो वो फर्दर प्रोसेस उसको करना चाहिए। अच्छा, दूसरे पे आते हैं। 2 रुपये का पहले था, और अगर फर्दर प्रोसेस करते तो 2.25 का बिकेगा, यानी 0.25 फायदा होगा। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वो 0.25 है, जबकि इंक्रीमेंटल वो 0.70 है। भाई मैं तो नहीं सही पंगे करूंगा कि 0.7 लगा के 0.25 कमाऊं, तो मैं 2 रुपये का ही बेच दूंगा। अब पढ़ते हैं इसको। प्रोडक्ट जे शुड बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट फॉर 2.5, वो कह रहा है प्रोडक्ट ए को यहीं पे बेच दो। नहीं भाई, प्रोडक्ट ए को 4.2 पे बेचो क्योंकि उसमें फायदा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। प्रोडक्ट सी शुड बी सोल्ड फॉर 2.25 आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, भाई आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचोगे तो लॉस पे जाओगे, गलत है। प्रोडक्ट सी शुड बी डिसकंटिन्यूड एज एज इट इज मेकिंग द लॉस, ये बात ठीक है, इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। एज इट इज मेकिंग द लॉस, ये लॉस ही बना रहा है, अगर इसको करेंगे कंटिन्यू करेंगे तो, इसलिए डिसकंटिन्यू इसी लेवल पे इसको भेज देना चाहिए। प्रोडक्ट जे शुड बी डिसकंटिन्यूड एज इट इज मेकिंग लॉस, नहीं भाई, प्रोडक्ट जे तो प्रॉफिट बना के दे रहा है, तो सी आंसर होगा। बताओ, क्लियर है सबको? ये थोड़ा ट्रिकी था लेकिन था आसान। यस सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, मटेरियल इनपुट 200 kg ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स 150, नॉर्मल और 10% ऑफ इनपुट, सेम फॉर्मूला, इनपुट इज इक्वल टू फिनिश गुड्स प्लस नॉर्मल लॉस, प्लस वो कह रहा है आपने अब नॉर्मल लॉस बताना है तो वो भी ऐड होगा। इनपुट 200 है, नॉर्मल लॉस 10% 20 हो गया, फिनिश गुड्स 150, ये दोनों मिलके 170 बन रहे हैं, तो लॉस कितना होगा, 30 kg। अब नॉर्मल लॉस 30 kg का, जिससे वो 200 कंप्लीट होगा। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट हमारा फिर फर्दर प्रोसेसिंग का आया क्वेश्चन। द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू जे एंड सी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जॉइंट प्रोसेस, क्वांटिटी दी हुई है, सेल्स पॉइंट एट स्प्लिट पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, उसके बाद में आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। कॉमन कॉस्ट भी बता दी 710 है, विच आर टू पोर्शन बिटवीन प्रोडक्शन वॉल्यूम, विच टू ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी प्रोसेस्ड फर्दर। तो आपने बस ये ऊपर जैसे सवाल है, बस ये बताना है कि इनको कौन से दो को हम करेंगे, कौन से दो को हम फर्दर प्रोसेस करेंगे और नहीं, किनको दो को नहीं करेंगे। बताओ भाई, कौन से दो प्रोडक्ट्स हैं?
सर एक प्रोडक्ट एस है ना और दूसरा प्रोडक्ट ई है। इन दोनों को फर्दर प्रोसेस करेंगे। हाँ जी। Sure. अच्छा, सबसे पहले प्रोडक्ट ई पे आते हैं। हमें ये पड़ रहा है 2.7 का और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद पड़ेगा 4.2 का। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना हो गया? 1.5 का। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 1.5। अब हमें कॉस्ट देखनी है। एक तो हमें ये कॉस्ट आ रही है 1 रुपए की, ये तो आ रही है, प्लस 10 रुपये फिक्स आ रही है। 10 रुपये फिक्स आ रही है। आप इसको क्या करो, क्योंकि 10 रुपये टोटल है ना, तो ये 50 केजीज की है, तो आप 1 केजी की निकालो, क्योंकि हम पर केजी के हिसाब से चल रहे हैं। तो आप या तो टोटल में निकालो, यानी सब कुछ को टोटल कर लो, यानी ये इसको भी टोटल कर लो, इसको भी टोटल में निकाल लो, इसको भी टोटल कर लो, या तो इस तरह कर लो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पर केजी में निकालो, तो फिर ये जो 10 है ये टोटल कॉस्ट है, इसको भी पर केजी में कर लो। तो $10 को डिवाइड करो 50 से, तो ये आएगा 0.2। यानी आपकी कॉस्ट जो है लगेगी 0.2, और 1 इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। 1.2 आपकी टोटल कॉस्ट लग रही है, जबकि आपको फायदा कितना है? 1.5 का। तो मुझे बताओ, करोगे फर्दर प्रोसेस के नहीं करोगे? करेंगे फर्दर प्रोसेस के नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि 1.2 का की कॉस्ट लगा के 1.5 का कमाया जा सकता है। दूसरा प्रोडक्ट के पे आते हैं। 2 रुपये 2.25 का फायदा, ये 0.25 का फायदा दे रहा है, जबकि इसकी 0.70 तो के जी, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो वैसे ही महंगा पड़ रहा है हमें। प्रोडक्ट एस पे आओ। एस पे अगर देखो तो 0.2 पर केजी लग रहा है, कॉस्ट लग रही है, और 1.8 माइनस 2.05, यार 0.25। हमारी इसमें इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है 0.25, और इंक्रीमेंटल को 0.20। प्रोडक्ट एस को भी करेंगे, क्योंकि ये भी हमें फ़ायदा दे रहा है। और प्रोडक्ट डब्ल्यू को देखो तो ये आएगा 3.5 का प्रोडक्ट है, हमें फ़ायदा होगा। एक तो 3.5 का प्रोडक्ट पहले है, और बाद में 4 रुपये का। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 0.5 है, और वैसे ये 0.25 और 50 50 डिवाइडेड बाय 130, ये आ जाएगा 0.38। यहाँ से ये 50 को डिवाइड किया 130 से, यहाँ से आंसर आया 0.38 प्लस 0.25। ये टोटल आ रहा है 0.63 इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 3.5 का प्रोडक्ट 4 में बेचोगे तो 0.5 फायदा है। तो भाई 0.63 लगा के 0.5 का फायदा कमाने का फायदा नहीं है, तो इसलिए ए और सी ऑप्शन होगा, प्रोडक्ट ई और एस। क्लियर है यहाँ तक? ये एमसीक्यू क्लियर है सबको? कंफर्म कर दो एक मरतबा। यस सर। ठीक है। के बाद दोबारा से अब नॉर्मल लॉस आ गया। मटेरियल इनपुट उसने आपको दिया 200 केजी। इतने आसान है यार, ये तो सीधे सीधे इस तरह के पेपर्स में आ जाना 4 5। 190 फिनिश गुड्स, नॉर्मल लॉस 15%, यानी 30। और इसमें मेरा ख्याल गेन आएगा, क्योंकि ये 190 और 220 है, तो माइनस अब नॉर्मल गेन होगा 20 केजी से, तो 20 केजी का गेन होगा जो माइनस हुआ है। सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग? कौन कौन से प्रोसेस कॉस्टिंग के से रिलेटेड पॉइंट्स हैं? तो सबसे पहला इसमें है आपके पास होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स का मतलब कि प्रोडक्ट जो एक जैसे दिखते हों, तो दिखते तो एक जैसे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको शुगर की एग्जांपल दी थी, तो शुगर चीनी जो यहाँ दिख रही है वही हर जगह दिखेगी, क्योंकि वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है। तो ये तो प्रोसेस कॉस्टिंग की फीचर में है। हाँ, ये है कि इनके जो वो प्रोडक्ट हैं, वो जो यूनिट्स हैं वो इनडिस्टिंग्विश हैं, यानी उनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, पर एक यूनिट नहीं बता सकते। बट होम प्रोडक्ट तो होमोजीनियस है ना। अच्छा, कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्ट नहीं भाई, कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्ट जॉब कॉस्टिंग में होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग में नहीं होता, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद उसके बाद दूसरा ये है, फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट
एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, बिल्कुल फिनिश गुड को आप वैल्यू करते हो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट का मतलब ये है कि पूरे प्रोसेस की कॉस्ट निकाल के उसको पर यूनिट में डिवाइड करते हो। तो ऐसा ही होता है कि हम पूरे जैसे हम कभी भी कोई प्रोसेस को लेके चलते हैं तो पूरा प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करके उसको यूनिट से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये 3B होगा। हाँ, जो जॉब है इसमें अलहदा सेपरेट कॉस्ट पर यूनिट होती है, लेकिन इसमें एवरेज यानी सारे प्रोसेस इकट्ठे होके टोटल होके पर यूनिट में कैलकुलेट किया जाता है। तो 1 and 3 आंसर होगा इसका। क्लियर है ये वाला? ये थ्योरेटिकल था, थ्योरेटिकल ज़्यादा क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट होता है तो आपको आना चाहिए। अच्छा, 260 है। अच्छा, ये MCQ आपने एज अ असाइनमेंट करना है, ठीक है, ये एज अ असाइनमेंट करना है। ये थोड़ा ट्रिकी ट्रिकी तो नहीं है, आसान ही है। सीधा सीधा प्रॉफिट या लॉस निकालना है, यानी पहले आपने इसमें सारी कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, कॉस्ट निकालने के बाद एंड पे आपने प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो आपको सेल्स गिवन होंगी इसमें, अगर तो सेल्स गिवन है, सेल्स कहाँ पे गिवन होंगी, प्राइस कोटेड, हाँ प्राइस आपको कोट की हुई है उसने, तो आपने प्रॉफिट या लॉस निकालना है। लेकिन ज़रा ध्यान से करना, ये हो जाएगा आसान है, ये आपने एज अ असाइनमेंट करना है। ये आपको किट आपके पास होगी ऑब्वियसली, तो अपडेटेड किट है, वहां से देख लेना। 260 है एक तो। 261 भी असाइनमेंट है, सिंपल सेलिंग प्राइस निकालनी है। ये जो हमने अभी तक जितने किए हैं वो तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिए, वो मैं वो करवाऊंगा जो थोड़े यूनिक होंगे अब। अच्छा, इसमें क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालनी है। 262 असाइनमेंट है। एयर सर्विस इंडस्ट्री सर्विस कॉस्टिंग अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो ये भी अभी ये नहीं करेंगे, ये लेदर चैप्टर के MCQs हैं। ये लेदर चैप्टर है, ये सारा आगे मेरा हाल है सर्विस कॉस्टिंग है। हाँ है, ये अगले जो MCQ है यहाँ तक, यहाँ पे हमारा खत्म हो गया ये चैप्टर। कहाँ पे, वेट अ मिनट, इस वाले पे 260, 261 और 262, दीज थ्री आर योर असाइनमेंट। एंड ये जो इससे अगले अगले हैं, ये अलहदा चैप्टर है हमारा सर्विस कोस्टिंग के नाम से, वो जो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे उसको देख लेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? हमारे MCQs कंप्लीट है किट के, बस ये 3 क्वेश्चन विच आर योर असाइनमेंट यू हैव टू सबमिट विद द नेक्स्ट क्लास। और इसके WhatsApp पे मुझे पिक्चर भेजना करके। कोई क्वेश्चन है इस आज के लेक्चर में तो पूछ लो। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो एक तो प्रोसेस कोस्टिंग कंप्लीट हो गया है। और जॉब बैच और प्रोसेस जो है इसके अंदर जो मेनली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रोसेस, जॉब बैच तो है आसान है, उसके बैच के अंदर जो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है वो इम्पोर्टेंट है। और जो जॉब कोस्टिंग के है उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो है आसान है। जो प्रोसेस है इसके अंदर, पहले प्रोसेस मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि थोड़ा टफ होता था, बहुत आसान कर दिया। जो इसके अंदर नॉर्मल गेन लॉस के सवाल हैं या इस तरह के सवाल, ये नॉर्मली है, होते आसान है, लेकिन ये इस तरह वो पूछता है, अगर यू डोंट हैव गुड कॉन्सेप्ट या गुड लॉजिक या गुड प्रैक्टिस, तो ये बड़े आसान सवाल भी गलत हो जाते हैं। तो आई विल रिकमेंड, ये वैसे तो मैंने आपको ये 3 MCQ दिए असाइनमेंट में, लेकिन जस्ट ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसको बस ये बस ठीक है 3 यही कर लेंगे आप। यू हैव टू डू द कंप्लीट किट अगेन फॉर योर प्रिपरेशन। इंशाल्लाह इसके टेस्ट की और सारी बात जो है वो प्रॉपर जो टेस्टिंग सिस्टम है जो, इंशाल्लाह वो आपको पता चल जाएगा। इसका टेस्ट वगैरह सून मैं रख लूँगा इसका। एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह ऑन मंडे। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।